नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और जल्द ही लॉन्च होने वाले न्यूज नेटवर्क भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी। उपेंद्र राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज, कैसे हैं सर? बढ़िया। सबसे पहले तो आपको नए साल के साथ साथ आपके न्यूज नेटवर्क की लॉन्चिंग के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, नए आपके मीडिया वेंचर की प्लानिंग कब और कैसे बनी, और इसका नाम जो हमने भारत एक्सप्रेस रखा है, इसके पीछे जो भारत है, इसमें इसको शामिल करने की कोई वजह है? क्या होता है कि भारत हम सबका प्राइड है। भारत हम वो देश है जहाँ हम जन्मे बड़े हुए, और उस नाम को जोड़ने की आज़ादी है। कहीं अपने किसी प्रोजेक्ट जो हम शुरू करने जा रहे थे, इस देश की सरकार ने छूट दी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी आज़ादी है, सबसे बड़ी छूट है। अच्छा सर, नया लॉन्चिंग की आपने डेट क्या रखी है? 1 फरवरी। कुछ इसके पीछे कुछ खास सुनने में आ रहा था, पहले 14 जनवरी को लॉन्च होने वाला हाँ, था। 14 जनवरी हमने सोचा था, लेकिन समहाउ कुछ ऐसे चीज़ें हो रही थी जो हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। जैसे उसमें मैन पावर हायरिंग की भी है, इन बिटवीन जो कुछ की पोजीशंस होते हैं वहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग की डेट भी नहीं बन पा रही थी। तो वो सब मिला करके मुझे लगा कि 26 जनवरी के आसपास हमारी जो सारी प्रिपरेशन है नियर बाई लॉक हो जाएगी। तो 1 फरवरी सबके सारे सीनियर्स का विचार था कि 1 फरवरी अच्छी डेट है और उस डेट पे लॉन्च किया जाए। उस दिन बजट का भी दिन होता है, तो ऑलरेडी एक न्यूज़ के लिए बड़ा इवेंट होता है, तो उसी दिन हमने लॉन्चिंग का फंक्शन रखा है एरो सिटी अंदाज होटल में। जी सर, मार्केट में ऐसी चर्चा है कि आप नया बिजनेस चैनल भी लेकर आ रहे हैं, और यूपी और उत्तराखंड में रीजनल चैनल लॉन्च करने की भी योजना है। तो यूपी उत्तराखंड रीजनल चैनल की जो शुरुआत होगी 2024 में, मुझे लगता है कि इसी जनवरी महीने में होगी। लेकिन बिजनेस चैनल 4 महीने बाद, इस चैनल की लॉन्चिंग के 4 से 5 महीने बाद मैक्सिमम हम शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग भी हायर हो चुके हैं, टीम भी आ चुकी है, वो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट में कई सारे चैनल हैं पहले से स्थापित हैं, ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो अपने चैनल को एक नई पहचान उसमें दिखा? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब मैं पत्रकारिता मैंने ज्वाइन किया था तब भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने उसमें एक जगह बनाई, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जगह बनाई। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी मैंने टैक्सेशन में किस तरह की खबरें होती है, किस तरह की टैक्स चोरियाँ होती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं, उसमें मैंने अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया, अलग तरीके की खबरें पेश की स्टार न्यूज़ में। और साल 2003 से लेकर 2009 नवंबर तक मैं लगातार खुद खबरें करता रहा, और उसके बाद मैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का CEO बना, एडिटर इन चीफ बना। तो जगह हमेशा रहती है, जगह की कभी कमी नहीं रहती, और हमेशा स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ता है। और स्पेस क्रिएट करने के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि किसी चीज़ को आप कितना अलग तरीके से करते हैं, और उससे लोग कितना अलग तरीके से पसंद करते हैं, कितना आपसे जुड़ते हैं। अगर लोग आपके साथ मन से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि मन और मत दोनों आपके साथ जुड़ जाता है। इसका सर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू मॉडल कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा? डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले दिन से सारे DTH नेटवर्क पे रहेंगे। इस कंट्री में जितने DTH प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एयरटेल हो या टाटा स्काई हो, वीडियोकॉन DTH हो, डिश TV हो, सन DTH हो, और केबल में हैथवे है, डेन है, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, और बाकी जो कुछ छोटे प्लेयर्स हैं। चूँकि मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल मैंने समय दिया है, तो मैं लगभग सबको जानता हूँ। तो वो एक जो तैयारी के समय फुल फ्लेज प्रिपरेशन होनी चाहिए कनेक्टिविटी को लेकर के और रेवेन्यू स्ट्रीम को लेकर के, चूँकि रेवेन्यू स्ट्रीम रातों रात नहीं बनती है। उसके लिए आपको पता है कि भाई मार्केटिंग वाले कहते हैं कि भाई नंबर्स आने चाहिए, रेटिंग्स आनी चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें आने में 2-3 महीने लगते हैं। तो वो अपने नेचुरल कोर्स से चीज़ें ट्रेवल करेंगी, कंप्लीट करेंगी। इतने सारे सर मार्केट में जो चैनल्स हैं, सभी का मतलब लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, तो आपका एडिटोरियल स्टैंड क्या रहेगा इसमें? और जैसे ये डिबेट शो वगैरह होते हैं आजकल, इनको भी लेकर बहुत चर्चा होती है कि इसमें ज़्यादा जो अभी आप मतलब मैं अपने साथियों से बहुत गहराई से डिस्कशन कर रहा हूँ कि डिबेट शो जितने कम से कम रखे जाएं, और न्यूज़ शो जितने इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे रखे जाएं, और कुछ नई नीश चीज़ें भी कंटेंट के तौर पे क्रिएट की जाएं।
और मैं चूँकि प्रोग्रामिंग भी चूँकि एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी टीम ने आइडियाज़ के लेवल पे तैयार किए हैं और उस पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम एक नए अप्रोच के साथ आएंगे और डिबेट्स हो कम से कम रखेंगे। हो सकता है कि एक ही डिबेट्स हो रखें, एक दिन में एक डिबेट। हाँ, बस 24 घंटे में एक ही डिबेट्स हो रखें। ऐसा नहीं है कि हम डिबेट्स हो नहीं, लेकिन हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि टॉपिक वो ना हो जिसमें ज़बरदस्ती कुछ न्यूज़ क्रिएशन जैसी बात लगे। वो नेचुरल फ्लो बन के आए, नेचुरल खबर निकल के आए। मेरा मतलब मेरी कोशिश ये है। मैं बिल्कुल कुछ समय से न्यूज़ देखना मैंने बंद कर दिया है और ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके पीछे कारण यही है कि क्या देखें, देखने लायक हम मतलब हमारे साथी बना के मार्केट में ऐसा क्या रहे हैं जो जिनको टीवी खोल के देखा जाए। जब भी हम टीवी खोल के बैठते हैं कोई दुर्घटना हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा हट के है, वही हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमें रोज़मर्रा की न्यूज़ भी कवर करनी है और रोज़मर्रा की न्यूज़ इसलिए कवर करनी है कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है, सरकार को बताना है, उन लोगों की समस्याओं को सरकार तक लेके पहुंचना है। तो जैसा कि एक छोटा एग्जांपल मैंने दिया कि मैं कल देहरादून गया, तो मैं देहरादून बहुत लंबे अरसे से जाता रहा हूँ। मेरे इन लॉज हैं वो रुड़की में रहते हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो ऋषिकेश में रहती हैं, तो हमारा एक कनेक्शन रहा है। तो पहले जाने में 6-7 घंटे लग जाते थे देहरादून। कल मैं अपने ऑफिस नोएडा से 3-3.25 घंटे में देहरादून पहुंच गया। सड़कें इतनी अच्छी बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन चुका है। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ पॉजिटिव खबरें भी दिखानी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सरकार की आलोचना भी करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में दुनिया को बताना भी बेहद ज़रूरी है। अगर हम अपने देश की उपलब्धियों को दुनिया के सामने नहीं रखेंगे तो दुनिया अभी भी हमें वही पिछड़ा हुआ देश समझने से गुरेज नहीं करेगी। तो दोनों काम करना है, संतुलन साधना है। और हम कोई जज नहीं है जो हम फैसला सुना देंगे तो सरकार और व्यवस्था मान लेगी। हमारा काम है, जो चीज़ है एक आईने की तरह, जस की तरह आईने के सामने आप खड़ा होते हैं तो क्या दिखता है, आप जैसे होते हैं वैसा दिखता है। हमारा काम है जो जैसा है उसको वैसा वैसा रख देना, दिखा देना। अच्छा, जितने बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनकी अपनी अपनी न्यूज़ वेबसाइट्स है। जी, हालांकि आपने भी अपनी न्यूज़ वेबसाइट शुरू की है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों में जी। तो जो कंटेंट का डिफरेंशिएशन कैसे रखेंगे? क्या वही कंटेंट इसमें चलाएंगे या कंटेंट दोनों का अलग अलग होगा? नहीं, अभी चूंकि देखिए सॉफ्ट लॉन्चिंग थी तो मैंने सबको एक लीवे दिया कि भाई चलिए आप टीम को सेटल करिए, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, न्यूज़ किस तरीके से आपको प्रेजेंट करनी है। शुरुआत में आप जैसा चाहते हैं उस लिबर्टी से आप काम करिए। लेकिन अभी हम लोगों ने डे बिफोर स्टरडे एक मीटिंग करी थी कंटेंट को लेकर के, और बहुत ही अच्छी बैठक हुई और उसमें सौरभ सिन्हा जी ने मीटिंग को हेड किया। और मैं उनको हमेशा से मानता हूं कि बहुत ही प्रिसाइज हैं और उनकी समझ न्यूज़ को लेकर के बड़ी ही गहरी है। और उनका जो 2-3 लाइनर जो शुरू में हम लोगों ने ज्वाइन किया था स्टार न्यूज़ उनके साथ, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौका दिया था, संजय पुगलिया जी और उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो मीटिंग ली और मैं उस मीटिंग में स्पेक्टेटर की तरह बैठ के चुपचाप सुन रहा था, मुझे उससे बड़ी उम्मीद बंधी कि मुझे लगता है कि जो कंटेंट क्रिएट होगा या अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो खबरें आएंगी या जो हमारा चैनल आने वाला है उसमें हम औरों से कुछ अलग और बेहतर दिखा पाएंगे। और हमारा फोकस है कि हम पूरे भारत को दिखाएं। उसमें ग्रुप बी सिटीज़, ग्रुप सी सिटीज़ की खबरों को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। और हम जो हमारे देश में अभाव में जी रहे लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। देखिए शहरों में जैसे लगता है कि 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन अभी भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती। अभी भी किसान के सामने आत्महत्या करने जैसी बहुत समस्याएं हैं। अभी भी जो छोटा परचून की दुकान चलाने वाला है, बढ़ते बाज़ार के कारण उसका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। अगर मान लीजिए कहीं किसी हिस्से में कोई आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस तरह की भी चीज़ें जो है हेडलाइन बननी चाहिए। जो आजकल के माहौल में इस तरह की खबरें दब जाती हैं और न्यूज़ का जो शोर है उन्हें पी जाता है। तो मुझे लगता है कि जो रियल न्यूज़ बननी चाहिए, जो रियल प्रॉब्लम सरकार के सामने चैनलों के थ्रू पहुंचनी चाहिए, वो थोड़ा सा कम हुआ है।
और क्रिएशन ज़्यादा हुआ है, तो रियल न्यूज़ को जनता तक पहुंचाने की बड़ी गहरी ज़रूरत महसूस हो रही है। जी। अच्छा सर, ज़्यादातर चैनल जो है टीआरपी के लिए पीछे भाग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, तमाम तरह के विवाद भी होते हैं, तो आप टीआरपी में कितना यकीन करते हैं और आप कैसे इससे दूर रहेंगे, मतलब नंबरों की दौड़ को लेकर आपका क्या मानना है? टीआरपी, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि टीआरपी की ज़रूरत ही नहीं है और मेरे लिए टीआरपी कोई महत्व नहीं रखता, ये कहना गलत होगा। इसके लिए मार्केटिंग की, स्ट्रेटजी की पूरी एक फुल फ्लेज टीम हमने बनाई है और वो टीम जो है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे तरीके से निभाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सिर्फ हम टीआरपी के लिए ही काम करें और अपने जो कमिटमेंट्स हैं उसको भूल जाए, ऐसा भी नहीं होगा भारत एक्सप्रेस के अंदर। अच्छा, आपने पत्रकारिता में एक लंबा समय अभी तक, जो मतलब 2.5 दशक करीब मान लीजिए, बिल्कुल, और तमाम प्रतिष्ठित मीडिया चैनल्स में, आपने न्यूज़ चैनल्स में जो भी काम किया है, लेकिन तब से अब तक देखें पत्रकारिता बहुत सारी बदल गई है, तो समय के साथ जो आप कदम ताल मिलाते हुए अपने चैनल को कैसे प्रासंगिक रखेंगे आज के दौर में? देखिए, क्या होता है कि एक कहावत है, वॉल्टेयर एक थिंकर, उन्होंने कहा कि कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन। जैसे हमें लगता है कि हम किसी बात को बहुत बड़े तरीके से कहें, अलग तरीके से कहें तो ज़्यादा असरदार होगी, उसके बनिस्बत मेरा ये कहना है कि जो बात जैसी है सीधे तरीके से कह दे तो वो ज़्यादा असरदार होगी। जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं और कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। वो कोई सोच के नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो बहुत सहज, स्फूर्त और उनके मन में बात सहसा आई है, मतलब उसके लिए कोई वो तैयारी नहीं करते। मुझे लगता है कि कई बार बहुत तैयारी करके की गई चीज़ें आदमी को प्रभावित नहीं करती, लेकिन सहज भाव से कही हुई चीज़ें आदमी को प्रभावित करती हैं। न्यूज़ प्रेजेंटेशन में सहजता खो गई है, उसी सहजता को लाने की ज़रूरत है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं या प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसका हम विज़न रखते हैं कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो अपने इस न्यूज़ नेटवर्क को देखकर आप क्या सोचते हैं आने वाले 5 साल में आप कहाँ होंगे? अभी आपके साथी रुहैल मेरा इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने एक ही बात कही कि क्या होता है कि मेरे जीवन में चीज़ें बहुत अलग तरीके से घटी हैं, तो मेरा जो चीज़ों को देखने का तरीका है और करने का तरीका है वो थोड़ा औरों से अलग है, और वो एक ही मामले में अलग है। जैसे मैं कहता हूँ कि डर सबको लगता है, जैसे प्राणी मात्र में भय, भूख, निद्रा, सेक्स, ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं। तो डर बहादुर से बहादुर आदमी को भी लगता है और डर जो है कायर को भी लगता है, लेकिन बहादुर और कायर में एक बड़ी पतली सी लाइन होती है, थिन लाइन। वो बहादुर को बहादुर बनाती है और कायर को कायर बनाती है। वो ये होती है कि डरता बहादुर भी है, डरता कायर भी है। बहादुर डरता है फिर भी करता है, लेकिन जब कायर डरता है तो घर से बाहर नहीं निकलता, वो पलंग के नीचे छुप जाता है। तो मेरे काम करने के तरीके में ये है कि मैं जो एक बार चीज़ सोचता हूँ उसको बहुत गहरे तरीके से सोचता हूँ, और मुझे लगता है ना कि जैसे कहावत है कि क्रांति व्यक्ति में घटती है, समाज में नहीं घटती, और क्रांति जिसमें घटती है लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं जब कोई चीज़ शुरू करता हूँ या शुरू करना चाहता हूँ तो मैं ये मान लेता हूँ अपने मन में कि इसको मुझे ही करना है, कोई साथ दे या न दे। तो जब मैं इतना साहस जुटा लेता हूँ तो फिर मैं चल देता हूँ। अच्छा, किन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपका ये? सब जगह रहेगा, कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ नहीं रहेगा। 5 DTH इस कंट्री में प्रोमिनेंटली हैं। टाटा स्काई, अब टाटा प्ले हो गया है, एयरटेल, डिश, वीडियोकॉन DTH और सन DTH, ये इन 5 प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। बाकी जो केबल ऑपरेटर्स हैं बड़े, उनके साथ भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है, वो काम कर रही है, एग्रीमेंट्स कर रही है। अच्छा, उपेंद्र राय के बारे में एक ये कहा जाता है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा और आत्मविश्वास, ये मतलब एक आपके एक जो मूल मंत्र आपका जो कहलाता है। तो जो पत्रकार हैं या जो नए नवोदित पत्रकार आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस उनके लिए मेरा एक ही लाइन का मैसेज है कि आजकल के जो लड़के, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू किया गया, मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे मैं जब पत्रकारिता में आया तो मैं बहुत ठीक ठाक पढ़ा लिखा था जी। मेरे पास करीब 3000 से ऊपर किताबों का कलेक्शन है। मैं हर बुक फेयर में जाता था, 150 किताबें खरीदता था। मैं बचपन में कॉमिक्स भी पढ़ता था, लेकिन साथ में मैं कादम्बिनी भी पढ़ लेता था। उस टाइम हंस पत्रिका आती थी, राजेंद्र यादव उसके संपादक होते थे, कथादेश हरिनारायण जी उसके संपादक को। मैं इन लोगों को भी जानता था डायरेक्ट। राजेंद्र जी जब तक जिंदा रहे मेरी उनसे डायरेक्ट बात होती थी। मैं क्लास 6ठी से लिखता पढ़ता था, मेरी कविताएं पढ़ी जाने लगी, लिखी कई अखबारों में छपने लगी थी। इवन जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था तो BBC से मेरे सैकड़ों पत्र पढ़े गए।
तो मैं ये देखता हूँ कि अब के बच्चे पढ़ाई लिखाई के प्रति उतने संजीदा नहीं हैं, उतना वक्त और समय नहीं देते। हाँ, हालांकि एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे घर पे बड़ा दबाव था कि ये कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता, आलतू फालतू बहुत पढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी आलतू फालतू नहीं होता। आप जो अर्जित करते हैं ज्ञान, या जो चीज़ आपके अनुभव से गुजरती है, जो बात आपके अनुभव से गुजरती है, वही आपका ज्ञान होता है। तो अब के बच्चों को थोड़ा मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ ना पढ़ें तो कम से कम एक अखबार ही चुनें जो उनको अच्छा लगता है, उसको रोज़ पढ़ें। थोड़ा सा उनको लिखने का, पढ़ने का जो अभ्यास होना चाहिए वो और उसकी तैयारी करें, क्योंकि अब मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया। अब जैसे बच्चों से लिखने के लिए कह दीजिए, मैंने 100 बच्चों की लिखावट देखी होगी, आपने पूछा तो जवाब दे रहा हूँ। 2 बच्चे भी नहीं होंगे जिनकी लिखावट मुझे पसंद आई होगी, जिनकी हैंडराइटिंग पसंद आई होगी। तो ये एक, मैं कहता हूँ कि ये कोई ख़राब बात नहीं है। जी। लेकिन अब चूंकि उनको हाथ से लिखने का बहुत कम वास्ता पड़ रहा है, हाँ जी। अब वो लैपटॉप पे, आईपैड पे, मोबाइल पे लिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर मीडिया में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हाथ से भी लिखने आना चाहिए जी। तो बस एक ही चीज़ मेरा कहना है कि वो समय की ज़रूरत को समझें, थोड़ा डिसिप्लिन्ड लाइफ रहे और पढ़ाई लिखाई उनकी दुरुस्त हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्रकारिता का कोर्स करके आए तो ही उनको पत्रकारिता करने आएगा। ज़्यादा अच्छे लोग मेरे न्यूज़ चैनल में साबित हुए हैं। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि वे लोग जो न्यूज़ मीडिया का कोर्स करके नहीं आए हैं, मास कॉम का कोर्स करके नहीं आए हैं, उन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो 3 महीने से हम ड्राई रन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर, उसमें उन बच्चों ने ज़्यादा अच्छा पिकअप किया है। इसका मतलब कि वे लोग जो सीखे सिखाए, पढ़े पढ़ाए हैं, उनकी तुलना में वे लोग जो कोरे कागज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं जी। उनके अंदर ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया पे आजकल ये आरोप भी लगता रहता है कि नए कंटेंट नहीं आ रहा, नए कंटेंट पे काम नहीं हो रहा। जैसे कोई चीज़ एक हिट हो जाती है तो सभी लोग उसी के पीछे चूहा दौड़ टाइप की शुरू हो जाती है, रेट रेस मान लीजिए। जैसे अभी हमने रूस और यूक्रेन वाला युद्ध देखा था, अगर किसी एक पे चला तो सबने चला दिया। या इलेक्शन की भी हम देखते हैं कि चुनावी कवरेज या इलेक्शन भी आता है, तब भी ऐसे हो जाती है। तो आप इसमें ऐसा कैसा रखेंगे कि दूसरों से अलग खुद को कैसे साबित करेंगे अपने नेटवर्क में? देखिए क्या होता है कि ये भी एक साहस की बात होती है कि मान लो एक कमरे में 10 बच्चे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक बच्चा सो रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि जो बच्चा सो रहा है वो ज़्यादा बगावती है, ज़्यादा रिवेलियन है, ज़्यादा साहसी है। अदरवाइज तो उसको भी उठ के ध्यान योग करना चालू कर देना चाहिए। ठीक न्यूज़ चैनलों के बीच भी वैसा ही है कि सारे लोग यूक्रेन युद्ध दिखा रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच किए जा रहे हैं। तो ये भी साहस का काम है कि एक चैनल कोई और खबर उठाए और उसको दिखाना चालू कर दे। तो इस तरह का साहस हमारे भारत एक्सप्रेस में खूब दिखेगा, खूब प्रयोग करेंगे। जी। अच्छा, आपका जो संकल्प सूत्र है सत्य, साहस और समर्पण, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सत्य, साहस, समर्पण में जो सत्य और साहस है वो जैसे होता है कि बूंद जब समंदर से मिल जाती है तो बूंद नहीं रहती, वो भी समंदर हो जाती है। तो इसमें जो सबसे कीमती शब्द मैं मानता हूँ वो समर्पण है। देखिए, सत्य तो सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता, और सत्य को कहने के लिए साहस चाहिए। लेकिन इन सबके बाद की जो आखिरी यात्रा है वो कहाँ की है? वो है कि इस प्रकृति के साथ अलाइन हो जाने की। यानी प्रकृति का जो सिरा हमारे आँखों से दिख रहा है, जो चीज़ें हमारे आँखों से दिख रही है, वहाँ तक परमात्मा का वो सिरा प्रकृति है जो हमारे आँखों से दिख रहा है। और जो सिरा हमारे आँखों से ओझल हो जाता है, मैं मानता हूँ कि वहाँ से परमात्मा की दुनिया शुरू होती है, वहाँ से एक रहस्य की दुनिया, रोमांच की दुनिया शुरू होती है, जिसको खोजने के लिए, पाने के लिए लोगों ने बहुत परिश्रम किया, तप किया, जप किया। तो जो मैं कहता हूँ कि समर्पण इसमें सबसे कीमती शब्द है, वो इसलिए है कि तमाम नदियाँ हैं, नाले हैं, गरजते तड़पते जरा सा पानी हो जाता है, बहते हुए, आवाज़ करते हुए चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। लेकिन जिस समंदर में जाके मिलते हैं वो कहीं नहीं बहता, वो इंच भर भी आगे नहीं बढ़ता अपनी सीमा से। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग भी नदी नालों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। थोड़ा सा संपत्ति आई, थोड़ा सा नाम मिला, थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिला, हम लोग भी ऐसा शो करने लगते हैं कि कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां सब जाके मिलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचता, वो रुका हुआ है, वही परमात्मा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो सबसे कीमती शब्द है समर्पण, जिसमें सब कुछ मिल जाना है। एक बार गांधी ने बिनोवा से पूछा, जब आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था, कि
तो गांधी जी ने डिक्टेटर उसमें डायरेक्टर या कह लीजिए कि लीडर से अपॉइंट किए कि मैं अगर अरेस्ट हुआ तो आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा। तो गांधी जी ने अपने अरेस्ट के बाद विनोबा जी का नाम आगे किया था कि मेरे अरेस्ट होने के बाद विनोबा जी आंदोलन को लीड करेंगे। उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए कि ये जो इतना कुछ हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा। तो विनोबा ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि इसका उत्तर आप ही दीजिए, क्या क्या मिलेगा। और महात्मा गांधी विनोबा भावे की इज्जत इसलिए करते थे कि विनोबा भावे गांधी के सबसे बड़े फॉलोअर कहे गए, लेकिन वो ऐसे फॉलोअर नहीं थे कि गांधी जी की 100% बात मान लें। तो गांधी उठे और उन्होंने एक दीवार पे अपनी लाठी से बड़ा सा शून्य बनाया, कहा कि विनोबा मैं मानता हूँ कि सब कुछ शून्य है। तो बोले मैं आपकी बात समझा नहीं, शून्य का मतलब क्या। बोले मैं शून्य इसलिए कहता हूँ कि जितना हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये अंततः हमारे तुम्हारे न रहने के बाद दुनिया के सामने आएगी इसका रिजल्ट, और हम और तुम तो पद पाने के लिए लड़ नहीं रहे हैं। तो ये जितना कुछ है एक शून्य में घट रहा है और शून्य में ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी के नाम के पीछे अगर महात्मा लगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात थी उनके अंदर जो शून्य को समझता हो, जो कुछ करते हुए भी न करता हुआ दिखना चाहता हो। तो इसीलिए मैंने सत्य साहस समर्पण में समर्पण शब्द को बहुत कीमती माना है कि जो कुछ भी है वो समर्पण ही है, समर्पण से ही मिलता है। वो कहावत है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो अब हरि है मैं ना ही, तो मतलब इसका मतलब यही है कि मतलब जब तक अहंकार था, मैं था, जब तक दो थे तब तक चीज़ें हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन जब दो से एक हुए तो इसलिए इसमें मेरा दर्शन यही है कि सब कुछ शून्य में है और सब कुछ शून्य हो जाना है। इसीलिए समर्पण शब्द मैंने इसमें डाला है जी। अच्छा, फेक न्यूज़ आजकल बहुत चल रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, फेक न्यूज़ भी लगातार बढ़ती जा रही है जी। पिछले दिनों जब सूरजकुंड में जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि फेक न्यूज़ से निपटने की ज़रूरत है, तो आप फेक और तमाम जो चैनल्स वगैरह हैं उन्होंने अपनी फैक्ट चेकिंग टीम भी बना रखी है, तो आप इसे कैसे दूर करेंगे? क्या अपनी भी ऐसी कोई टीम बनाएंगे या फेक न्यूज़ आपके मायने में? देखिए, मैं अभी इंदौर गया था तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच दी थी, उसमें ये बात मैंने बोली थी कि सोशल मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से आज के डेट में ज़्यादा है। सोशल मीडिया ने आम आदमी के हाथों में ताकत दी है अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की। वो ताकत पहले मेन मीडिया ने कभी नहीं दी लोगों के लिए। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल अलग तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है मजाक मजाक में कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर तो नहीं आई है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर कोई दो चार खबरें आ भी गईं तो मैं नहीं मानता समाज का उतना नुकसान है जितनी ताकत सोशल मीडिया के कारण लोगों को मिली है अपनी बात कहने की, वो आज़ादी के साथ कहने की। उसके लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि फेक न्यूज़ के कारण कुछ ऐसी चीज़ें जिसे दंगे फैल जाते हैं, दो कम्युनिटी में लड़ाई हो जाती है, तो इसके लिए ये इसके खतरे हैं। जहाँ सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिल रही है, उसके खतरे भी हैं। खतरे यही हैं कि आज के डेट में अगर कहीं दंगा हो गया, कहीं अफवाह फैल गई, कहीं रूमर फैल गई और कहीं बस्तियां जल गई, कहीं लोग मर गए, तो आप समझिए कि ये इसका रेगुलेट न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा है जो कभी कभी हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं करनी चाहिए, उसको इसी आज़ादी से जीने देना चाहिए। वो नेचुरल आवाज़ है, वो मतलब एक तरीके से आपकी हमारी अभिव्यक्ति का एक तरीके से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना फेक न्यूज़ के खतरे भी हैं, तो बिल्कुल। क्या इस खतरे को आप कैसे निपटेंगे? क्या फैक्ट चेकिंग टीम टाइप का कुछ अपने यहाँ भी कुछ ऐसा होगा ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें न्यूज़ को? और जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, टीवी पर चल रही खबरों की तुलना में, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की तुलना में लोग अखबार को ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। क्यों? हाँ, अखबार का छपा हुआ इसलिए मानते हैं जी कि अखबार में जो खबर छपती है वो कई लेवल से चेक होके जाती है। और भाई पहले एजेंसी से चेक होती है, रिपोर्टर
प्रत्यक्षदर्शी होता है या सोर्सेज के हवाले से खबर लिखता है। फिर वो खबर डेस्क पे आती है, डेस्क पे सब एडिटर उसको चेक करता है, फिर वो सीनियर सब के पास जाती है, फिर न्यूज़ एडिटर के पास जाती है, फिर न्यूज़ एडिटर वो जो है लेआउट में या पेज मेकिंग में उस खबर को डालता है, फिर एडिटर फाइनली उसको चेक करता है। तो क्या होता है, और शाम तक जो घटनाएं घट रही होती हैं अदर मीडिया से, अदर प्लेटफॉर्म से बहुत हद तक फिल्टर होकर निकल चुकी होती हैं, उनकी फैक्ट चेकिंग हो चुकी होती है। इसलिए आज के डेट में भी हम अखबार को ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। अब अखबार की बात चली है तो ये चर्चा भी है ना कि आप अखबार भी शुरू करने वाले हैं। 3 एडिशन शुरू करेंगे। जी जी एकदम तुरंत ही नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, 5-6 महीने का, जी जिसमें दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी से, जी और ज़्यादा उसका सर्कुलेशन नहीं रखेंगे। मेरा टारगेट है कि 20-20 हज़ार कापी तीनों शहरों से, कोशिश है कि मिनिमम इतना हम रखेंगे, और इन 3 शहरों से अखबार शुरू किया जाएगा भारत एक्सप्रेस के नाम से। जी। RNI में हमने अप्लाई भी कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, तमाम अखबार सर जो विज्ञापन के संकट से जूझ रहे हैं, जैसे रेवेन्यू के संकट से, क्योंकि विज्ञापन ही उनका मेन होता था, लेकिन कोविड के बाद अब ज़्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई, हालांकि धीरे धीरे सुधर रही है। तो नहीं, काफ़ी बेटर हो गई। देखिए, कोविड में क्या था कि अखबार सबने छापने भी तो बंद कर दिए। जी जैसे मैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का CEO था, एडिटर इन चीफ था, तो हम जैसे दिल्ली में भाई ज़्यादा कापियाँ छापते थे तो हमने सीधे 1/5 कर दिया छापना। लखनऊ में अच्छी खासी कापियाँ छापते थे हम, तो हमने सीधे उसको 10-15 हज़ार पे कर दिया कि भाई इतनी कापी छापेंगे। तो सबने, टाइम्स ऑफ इंडिया लाखों कापी छापता था दिल्ली में, तो हिंदुस्तान टाइम्स लाखों कापियाँ छापता था दिल्ली में, सबने घटा के उसको 20,000 10,000 के अंदर लेके आए, क्योंकि अखबार लोग पढ़ नहीं रहे थे, घरों में अखबार जा नहीं रहा था, तो छापे किसके लिए, लोग घरों में बंद थे। बिल्कुल। तो वैसे वक्त में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने ही लोगों का एक तरीके से हौसला बढ़ाया और उनको अपडेट रखा, टेलीविज़न ने अपडेट रखा। तो उस वक्त अखबार एक तरीके से बुरे दौर से गुजरे, लेकिन वो चीज़ ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा आपकी नज़रिया और हस्तक्षेप 2 किताबें आई हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई निकट भविष्य में कुछ इस तरह की किताब लिखने का या कुछ प्लान? मैंने एक किताब ऑलरेडी लिख रखी है, CBI वर्सेस CBI। जी। 2018 में जब CBI के साथ मेरा संघर्ष हुआ और वहाँ के नंबर 1 और नंबर 2 आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें से एक सज्जन के साथ मेरी दोस्ती थी, उसके कारण मेरे ऊपर भी हमले हुए, मुझे भी जेल जाना पड़ा। तो उस पूरे अनुभव को मैंने लिख रखा है और वो किताब भी जल्दी ही मार्केट में आएगी। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे श्री उपेंद्र राय जी, नए लॉन्च होने वाले न्यूज़ नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और एडिटर इन चीफ। धन्यवाद उपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद पंकज, धन्यवाद।